हाँ जी, वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। जैसे आप देख रहे हो कि हमने जो जीएस4 की कीवर्ड कल हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कीवर्ड्स को। कल हमने मेरे ख्याल से कुछ कीवर्ड्स अच्छे से डिस्कस किए थे, जैसे सत्यनिष्ठा, आपका ईमानदारी एंड आपका अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अब हम बात करेंगे एम्पैथी, मतलब समानुभूति और सहानुभूति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट वाली जो वीडियो है वो आपने देखी होगी जीएस4 कीवर्ड्स की, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है एम्पैथी, ठीक है? पहले दो चीज याद रखना, एम्पैथी और सिंपैथी में दो अंतर होते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी में दो अंतर होते हैं, ठीक है? सिंपैथी होता है ऐसे लाइक, हाँ यार मुझे तुम्हारे लिए दुख है, तुम्हें चोट लगी है, मैं जानता हूँ, ठीक है? लेकिन जो एम्पैथी होता है, भाई मैं ये दुख महसूस कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। चाहे अब मेरे साथ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपका दुख बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। इट मीन्स वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है सामने वाला। तो इसलिए जो आपके ऊपर दुख बीत रहा है वो उसको फील कर सकता है, ठीक है? लेकिन जो सिंपैथी है, हाँ भाई सिंपैथी का मतलब ये है कि हाँ मुझे दुख है आपके लिए, वो दूरी पर बना हुआ है, उसके साथ हमारा इतना गहरा संबंध नहीं है या उसका इन डेप्थ रिलेशन हमारे साथ नहीं है। तो उसको शो करता है कौन? सिंपैथी, कि हाँ भाई मुझे तुम्हारे लिए दुख है। एम्पैथी, मैं तुम्हारा दुख महसूस कर सकता हूँ, तो मतलब एक गहराई की बात कर रहा है। तो आपका होता है एम्पैथी, ठीक है? ये दो चीजें समझ गए। अब बात कर रहे हैं, हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, एम्पैथी का ही आप लोगों के सामने पॉइंट है। दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को उनके नजरिए से समझने की जो एफिशिएंसी होती है, जो क्षमता होती है, ठीक है? मतलब खुद को दूसरों के स्थान पर रखकर देखना, खुद को दूसरों के स्थान पर रखकर देखना ही आपकी क्या कहलाती है? एम्पैथी कहलाती है, ठीक है? कोई व्यक्ति यदि गरीब है, उसको 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल रही है, तो हमको ये भी महसूस करना होगा कि वो कैसा फ़ील कर रहा है। यदि हम वो चीज़ महसूस कर रहे हैं गहराई में जाके, ठीक है? तो आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर वो एम्पैथी है, ठीक है? एक होता है, ठीक है भाई 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल रही है, हाँ, मैं तेरा दुःख समझ सकता हूँ, इट्स ओके, मिल जाएगी, ठीक है? ये क्या होता है? एक आपका सिम्पैथी होता है। बात समझ में आ गई? चलो, पीवाईक्यू लिंकेज की बात करें, तो ये भाई 2016 और 22 में और अगेन रिपीट हुए हैं ये आपके कीवर्ड्स, ठीक है? इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, इनका सिनोनिम्स क्या है या अदर वर्ड्स क्या है? इनको समानुभूति या एम्पैथी को अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? तो वो जैसे आपका दृष्टिकोण अपनाना, भाई दूसरे के नजरिए से अपनी अपनी मतलब दूसरे के नजरिए से भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना, ठीक है? या सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता आना, ये क्या कहला रहे हैं? इनके सिनोनिम्स होते हैं किसके? आपके एम्पैथी के, ठीक है? इतनी बात समझ में आई। यदि हम बात करें सर करंट अफेयर में, यदि कोई चीज़ हम मेंस में से लिखेंगे और करंट अफेयर से हमें कुछ डाटा ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि हीट वेव विक्टिम्स हो गए, जो मतलब कि हीट वेव, गर्मी इतनी पड़ रही है, हीट वेव से लोगों की मौत हो रही है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? उनको आप फील कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप भी बाहर निकलोगे तो आपको भी फील होगा यार हीट वेव कितनी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है? तो मतलब ये क्या हो गया? आप करंट अफेयर में ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही एग्जाम्पल लिख सकते हो। या एल्डरी एंड होमलेस सिटीजन्स, ठीक है? जो बुजुर्ग हैं और जो बेघर हैं, ठीक है? उनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इनके लिए जो रिलीफ के लिए काम किया गया है, जैसे डिजास्टर अफेक्टेड फैमिलीज के लिए रिहेबिटेशन, ठीक है, बनाना। बस समझ में आ गई? तो ये आप एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो करंट से रिलेटेड, ठीक है? सिविल सर्वेंट की बात करें, तो जैसे ओम स्ट्रॉन्ग पांडे, स्थानीय परेशानी समझकर 100 किलोमीटर की सड़क बनवा दी गई। मतलब जो इन्होंने सड़क बनवाई थी, इन्होंने अपने खुद के पैसों से बनवाई थी। क्या हुआ था कि ऐसा हो सकता है कि भाई बिल पास नहीं हुआ, सड़क के लिए देरी हो रही है, ठीक है? जब देरी हो रही है तो उन्होंने देखा यार कितनी परेशानी है, 100 किलोमीटर की एक मतलब बिना सड़क के लोग हर चीज़ से मतलब जूझ रहे हैं। लाइक अस्पताल नहीं जा सकते हैं टाइम पे, किसी को कुछ हाला बीमारी हो गई है, कुछ इमरजेंसी काम आ रहा है किसी का, वो पूरा नहीं हो रहा है। किस वजह से? एक, क्योंकि सड़क नहीं है। जब सड़क नहीं है, टूटा-फूटा रास्ता है, चलने में परेशानियाँ हैं, बहुत मुसीबतें हो रही हैं, तो उन्होंने वो परेशानी समझी, ठीक है? वो परेशानी समझी, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सड़क बना दी। यही क्या कहलाती है? हमारी एम्पैथी कहलाती है। उन्होंने वो चीज़ें वहाँ पे फ़ील की होंगी, ठीक है? उन्होंने जाके देखा होगा यार वाक़ई में ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, ठीक है? तो ये क्या होती है? हमारी एम्पैथी कहलाती है। देन ये आप एग्ज़ाम्पल आर्मस्ट्रांग पांडे का ऐड कर सकते हो, ठीक है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, तो जैसे सुगम्य भारत अभियान, ठीक है? सुगम्य भारत अभियान का आप इनिशिएटिव मतलब ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है? चलिए केस स्टडी की बात करें, तो अतिक्रमण हटाने के समय गरीब, जब हम अति क्वेश्चन आएगा कि अतिक्रमण जब हम हटाते हैं तो उस समय गरीब झुग्गी वासियों के प्रति कितनी हम संवेदनशीलता दिखाते हैं और क्या हम मानवीय पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं? मतलब जब हमने देखा कि आपने देखा होगा ना कि जब मार्केट है या कहीं भी है, सड़कों पे कुछ लोग अपने झुग्गी झोपड़े बना के साइड में रहने लगते हैं, ठीक है? अब हमको अतिक्रमण हटाना है क्योंकि भाई ट्रैफिक में प्रॉब्लम कर रहे हैं ये सब, ठीक है? तो क्या होगा, आपने इनको हटा तो दिया,
क्या आपके अंदर इतनी एम्पैथी है कि इनको हटा के आप कहीं और निवास स्थान दे सको? यदि आप उनको निवास स्थान प्रोवाइड करा रहे हो कहीं और, तो वो आपकी क्या कहलाती है? एम्पैथी कहलाती है, क्योंकि आप फील कर रहे हो कि यार इनको हटाने के बाद ये लोग जाएंगे कहाँ, इनको बेघर करने के बाद इनको घर देना या इनके लिए कुछ करना एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वे जब प्रशासनिक अधिकारी इस चीज को समझने लगते हैं तो वो हमारी एम्पैथी के अंदर काउंट होने लगता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी, केस स्टडी हमने देख लिया। अब बात कर रहे हैं आप प्रियम्बल में इसको कैसे ऐड कर सकते हो। प्रियम्बल में हम कर सकते हैं इसको बंधुता, मतलब फर्टर्निटी की बात कर रहे हैं, बंधुता का मतलब भाईचारे की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सद्भाव के साथ अपने सब लोग इकट्ठा रहें, अच्छे अच्छे त्यौहार बनाएं। ठीक है, आप लोग एकजुटता रहें, क्योंकि आप भावनाओं को फील कर रहे हो। जब आपके बीच अच्छा कनेक्शन होगा, ठीक है, तो आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, क्योंकि आप भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहला रही है, आप इम्पैथी के रूप में इसको ऐड कर सकते हो कि हाँ भाई बंधुता कि हम यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है वो ऐड करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, दूसरी बात, किसी व्यक्ति को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि आप उसके जूतों में पैर रखकर ना चले। जूतों में पैर रखकर ना चले मतलब जब तक आप उसकी समस्या में उसका साथ नहीं दे रहे हैं या उसकी समस्या को फील नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का, जब तक मान के चलिए मैं चल रहा हूं, मेरे पैर में कांटा लगा है, तो जो मैंने फील किया है वो आप कह के नहीं फील कर सकते जब तक कि आपको वो कांटा चुभ ना जाए। बस समझ में? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक आप उसके जूतों में पैर रखकर ना चले। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आप अपने आंसर राइटिंग में शो कर सकते हो और आपके जो नंबर है वो इनरिचमेंट हो जाएंगे, वो आपके बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास करुणा। कंपैशन की बात हो रही है, किसकी? करुणा की बात हो रही है। मतलब जब हम एम्पैथी की बात कर रहे होते हैं, एम्पैथी मतलब आपका समानुभूति की जब बात कर रहे होते हैं, उससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है किसका? आपका करुणा का। करुणा का मतलब क्या है? थोड़ा सा आपके अंदर वो जो दया भाव, दर्द महसूस करना, इस टाइप से। जैसे समानुभूति का जो नेक्स्ट स्टेप है, दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने की जो इच्छा आती है, वही आपकी करुणा कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो कंपैशन। मतलब ये है कि जब हम पहले तुम दर्द महसूस कर रहे थे एम्पैथी में, तो हम बहुत गहराई से दर्द महसूस कर रहे थे। सिंपैथी में आप लोगों को मैंने बता दिया कि वो जो हम महसूस कर रहे होते हैं वो गहरापन में नहीं होता है, वो हल्केपन में होता है। लेकिन जब हम एम्पैथी की बात आते हैं तो हम बहुत अंदर से फील करते हैं कि यार जो तुम्हारे साथ हुआ है वो हम फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका गहरा संबंध हो गया है। अब बात आ रही है करुणा की। जब कंपेशन की बात आ रही है, अब आपका दर्द जब मुझे महसूस हो गया, तो अब मैं आपकी जो भी समस्या है उसको जो सॉल्यूशन करने के लिए या उसको हल करने के लिए जो भी मैं कदम लेना चाहूंगा वो तुरंत लेता हूं यदि, तो वही हमारी क्या कहलाती है? कंपेशन कहलाती है। मतलब समानुभूति का अगला चरण ये होता है कि दूसरों के दुख को समझना, दूसरों की क्या समस्या है वो समझना और उसे दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने की तीव्र इच्छा। इट मीन्स ये है कि मान के चलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पैर में कांटा लगा है और मेरे साथ कोई मतलब मेरा जो बोल सकते हैं कि जिनके साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है, भाई बहन कोई भी हमारे साथ जा रहा है, ठीक है, या कोई दोस्त जा रहा है, उसको दिख गया कि विशु के पैर में कांटा लगा है, तो वो क्या करेगा? वो तुरंत उसको निकाल देगा, क्योंकि उसको पता चल गया इसको कितना दर्द हो रहा होगा। उसने तुरंत कांटा निकाल दिया, मतलब उस पर उसने क्या करा? तुरंत प्रक्रिया करी है और उस समस्या से निकालने के लिए कार्य किया है, या मतलब बोल सकते हो कि एकदम से एक्शन लिया है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है? कंपेशन कहलाता है। दूसरी बात यह है कि इंपैथी प्लस एक्शन, मैंने बताया ना, इंपैथी प्लस एक्शन, दुख के साथ साथ तुरंत उन्होंने कार्य किया, कांटा निकाल दिया। ठीक है, इंपैथी एंड एक्शन इज इक्वल टू कंपेशन, मतलब करुणा। आप अपने मेंस में ना, आप लोग एक काम करना, अपने मेंस में आप लोग इस तरह का भी एक फ्लो चार्ट या एक डायग्राम ऐसे बना सकते हो। समानुपाती प्लस आपका कार्य इज इक्वल टू कंपैशन। ठीक है, यह दया, आप इसको लिख सकते हो, काफी अच्छा है। ठीक है, जब आप किसी के दर्द को महसूस करते हो और उसकी मदद करने के लिए कदम उठाते हो, वही हमारी क्या कहलाती है? करुणा कहलाती है। चलिए पीवाईक्यू लिंकेज में बात करें तो काफी सारे बार रिपीट हुआ है, 1923 में भी रिपीट हुआ है, उससे पहले भी हुआ है, उससे बाद भी रिपीट हुए हैं। ये कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यू में, इसलिए हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करंट अफेयर में बात करें, आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी, मतलब जो हमारी आयुष्मान भारत चल रही है योजना है, उसमें लोगों को जो मेडिकल या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्योंकि हम वो दुख समझ रहे हैं कि कई बार होता है कि भाई बहुत गरीब आदमी है, अपने इलाज के लिए पैसा नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, या कुछ चीज़ें हो रही हैं कि उसके पास पैसा नहीं है, वो इलाज कैसे कराएगा। गवर्नमेंट ने उनके दुख को समझाया, इसलिए उन्होंने चलाया क्या? भाई आयुष्मान भारत योजना चलाई है। ठीक है, इसमें आपको मेडिकल मुफ्त सेवाएं मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके दर्द को समझा है, तो ये आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, सिविल सर्वेंट की बात करें तो जैसे ओपी चौधरी आईएएस जी थे। ठीक है, इन्होंने दंतावाड़ा में, ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ कैडर के हैं, है ना,
इन्होंने दंतावाड़ा में आदिवासी बच्चों के लिए एजुकेशन सिटी का निर्माण किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक इलाका है आपका दंतावाड़ा, वहाँ पे जितने भी ट्राइब्स के बच्चे थे, ठीक है, उनको एजुकेशन देने के लिए उन्होंने वहाँ देखा कि यार ये लोग इतने मतलब आदिवासी लोग इतने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं कि बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दिला सकते हैं और उस फील्ड में एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कूल भी नहीं है। तो ओपी सिंह जी ने क्या करा, उन्होंने बच्चों के लिए एक एजुकेशन सिटी का निर्माण किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, आपके कंपेशन मतलब करुणा का। चलिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, जैसे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, एक पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इन पे थोड़ा मेरे ख्याल से फंड वगैरह होता होगा, इस पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में भूल रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम देख रहे हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता को खो दिया है, उनकी पूर्ण जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली है, उनके हेल्थ की, उनकी एजुकेशन की, उनकी देखभाल की, उन बच्चों की। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव चलाया है। ये भी एग्जाम्पल हो जाता है आपका किसका, कंपेशन का। ठीक है, केस स्टडी की बात करें तो वृद्धा के पास आधार कार्ड न होने पर भी मानवीय आधार पर राशन उपलब्ध कराना। मतलब कोई वृद्धा है, वो बेचारी अनएजुकेटेड है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए, उनकी जो बोल सकते हैं कि जो उनकी एज स्थिति है, उम्र की स्थिति जो है, उनको देखते हुए हमने मानवीय आधार पर उनको क्या करा दिया, राशन उपलब्ध करा दिया। ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा किसका, कंपेशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 39 आप ऐड कर सकते हो, जो आपको फ्री कानूनी सेवा देता है। डीपीएसपी में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये एग्जाम्पल हो गया आप किसका, एक दया का, जिसको कंपेशन की बात कर रहे हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक आपका कोटेशन है महात्मा गांधी जी का, वो आप ऐड करो। दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में 1000 बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। समझ गए? मतलब कहने का ये कि जो दयालुता का सबसे सरल जो कार्य है, वो है कि प्रार्थना में 1000 बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये बात किसने कही थी? ये बात की गई थी महात्मा गांधी। आप प्रार्थना कर रहे हो, 1000 बार आप सिर झुका रहे हो, लेकिन आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप प्रार्थना में सिर कम झुकाओ, लेकिन दया रखो लोगों के लिए। उनमें यदि आप में सामर्थ्य है उनकी मदद करने का, तो प्लीज उनकी मदद कीजिए आप लोग। ठीक है, ये बात की गई है महात्मा गांधी जी ने। आप ये कोटेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं हम 7 कीवर्ड पे आते हैं, अपने 7वें कीवर्ड पर, जो बात कर रहा है आपकी किसकी, वस्तुनिष्ठा की, ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ जी, चलिए, वस्तुनिष्ठा, ऑब्जेक्टिविटी, क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी? ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो ना, तो उस डिसीजन में आप दिल की दया भावनाओं के साथ कोई भी डिसीजन मत लो। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो इस बेस पे लेना चाहिए कि उसका तर्क क्या बोल रहा है, आपके पास क्या प्रूफ है, ठीक है, या आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हो। ठीक है, इन सब पर जो निर्णय लिया जाएगा इसके बाद, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कहने का ये है, निर्णय लेते समय दिल की नहीं, डेटा और तर्कों की सुनना जरूरी होता है। आपके पास जो डिसीजन भी जब ले रहे हो तो किस डेटा पे ले रहे हो, ठीक है, क्या तर्क है, क्या वितर्क है। यदि उसके बाद आपने निर्णय लिया है, तो वही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ डिसीजन आप अपने दिल की दया भावना से नहीं ले सकते हो। ठीक है, यदि हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, मीनिंग मीनिंग बोलता है कि व्यक्तिगत भावनाओं या पूर्वाग्रहों से प्रभावित हुए बिना केवल तथ्यों, साक्ष्यों और योग्यता के आधार पर निर्णय लेना ही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। इसमें कोई भी आपकी पर्सनल पर्सनल फीलिंग नहीं होनी चाहिए रिलेटेड। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेते हो पर्सनल फीलिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने क्या एक्सपीरियंस किया था पास्ट में, वो नहीं ऐड होना चाहिए। जब आप डिसीजन ले रहे हो तो वो इस बेस पे ले रहे हो कि भाई आपके पास क्या फैक्ट है, ठीक है, और क्या आपके पास कोई प्रूफ है, मतलब सबूत है, और क्या योग्यताएं हैं कि आप इस पर डिसीजन ले सकते हो। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। इट मीन मान के चलिए राजस्थान का कोई गाँव है, राजस्थान का कोई गांव है, उस गांव में पानी की कमी है और आपको वहां पे एक वर्क मिला है किसका, कि भाई कुआं खोदने का। ठीक है, पानी के लिए कुआं खोदने का आपको वर्क मिला है। तो आप डिसीजन लोगे उस पर, लेकिन डिसीजन कब लोगे? ठीक है, वर्क नहीं मिला है, मतलब आपको डिसीजन लेना है। तो आपको डिसीजन कब लोगे? जब आप उस स्थान में जाओगे, उस गांव में जाओगे और आप देखोगे वाकई में यहाँ पानी की कमी है। यदि वहां पानी की कमी है, क्या पानी की पूर्ति किसी और तरह से हो सकती है? यदि पानी की पूर्ति किसी और तरह से नहीं हो सकती है,
तो हाँ, फिर तो आपको भैया कुआं खोदना पड़ेगा। तो आपने वो डिसीजन कैसे लिया? आप गए, आपने प्रूफ देखा, ठीक है, आपने तर्क वितर्क किए, जब जाके आपने यहाँ कुआं खोदा है। कुआं खोदने से पहले आपने लोगों की परेशानियां सुनी है, सब कुछ आपने नोटिस किया है, तब जाके आप इस डिसीजन में पहुंचे हो। तो यही क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। पीवाईक्यू लिंकेज की बात करें तो आपके काफी मेनी टाइम्स ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आया है, पीवाईक्यू में, मेंस में पूछा गया है इस टॉपिक पर या इस कीवर्ड पर, ठीक है। चलिए, इसका एक सिनोनिम्स जैसे कि अदर नेम से भी पूछ सकता है कि भाई इंपेरेटिलिटी हो गया, निष्पक्षता की बात हो गई या तार्किकता की बात हो गई, ये वर्ड भी वस्तुनिष्ठा में ऐड हो सकते हैं, ठीक। करंट अफेयर की बात करें तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, मतलब बिग डाटा या एआई, ठीक है। कोई भी, जैसे आप लोग एआई ओपन करते हो, एआई से आप कोई अपनी परेशानी बोलते हो कि इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो एआई क्या करता है? उसके पास बहुत सारा डाटा है, वो एनालाइज करता है, फिर वो आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे आपने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है, आपने उससे डिसीजन मांगा उससे, तो उसके पास 100 उस तरह की प्रॉब्लम का डाटा उस पे अवेलेबल है। वो फिल्टर करके देगा कि आपको किस चीज, आपकी प्रॉब्लम की डिमांड क्या है, उसको रीड करेगा, उसके लिए डाटा कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, तब जाके वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। यही वो काम करता है, ठीक है। यही होता है आपका बिग डाटा, एआई की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मेरिट बेस्ड रिक्वायरमेंट। कोई भी यदि हम ऑफिस में कोई भी हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, तो मेरिट बेस्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि नहीं सर मेरे पे बहुत अनुभव है। यदि अनुभव है तो प्लीज आप अपना अनुभव का सर्टिफिकेट लेके आए। कई बार बोलते हैं ना कि सर हमें तो एआई का बहुत अनुभव है, अच्छा अनुभव है, तो आप सर्टिफिकेट लेके आइए कि आपने किस ऑफिशियल साइट से एआई का कोर्स किया हुआ है, तो आप लेके आइए सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके 10th में नंबर कितने आए थे, 12th में कितने नंबर आए थे। कई बार होता है ना, आपने पूरा डाटा लिया जाता है, तो वो तर्क पर बात हो रही है, प्रूफ की बात हो रही है, साक्ष्य पे बात हो रही है, सिर्फ हवा में बात नहीं की जा रही है, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, मतलब कहने का कि एआई मेरिट मेरिट बेस्ड रिक्वायरमेंट भी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो वस्तुनिष्ठ में, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी में। सिविल सर्वेंट की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल आप करोगे कि एक डीएम जो जातिगत दबाव के बिना बिना योग्यता आधारित संविदा भर्ती करता है। मतलब मान के चलिए आप लोग ये गांव में रह रहे हो, सॉरी मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम है, डीएम एक टेंडर को लॉन्च कर रहा है। इस टेंडर में मान के चलिए अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, और सबके पास अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यदि वो डीएम जो जाति है उसको नेगलेक्ट करे, मतलब उसको इग्नोर करे, और सब देखे कि यार वाकई में इस पे क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, इस पे क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, इस पे क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, किस पे उस कार्य के लिए जिस पर संविदा, मतलब इस पे टेंडर लॉन्च किया जा रहा है, उस पर कार्य करने की सबसे ज़्यादा क्वालिटी किसके पास है, यदि डीएम उसको सेलेक्ट करता है तो वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है, क्योंकि उसने जाति को इसमें काउंट नहीं किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमारा यूपीएससी और एसएससी द्वारा योग्य आधारित भर्ती। आपको पता है कि भाई जब कोई वैकेंसी निकल रही है यूपीएससी में, तो आपको पता है यूपीएससी के फॉर्म भरने के समय आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आपकी एज 21 होनी चाहिए, ठीक है, या आपके साथ साथ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। वो दो चीजें मांगता है, ग्रेजुएशन, और फिर आपको योग्य माना तो आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर दिया, फिर आपका टेस्ट होता है, फिर वो टेस्ट में मेजर करता है कि आप इसके योग्य है या नहीं है। आपके मेंस होते हैं, देन आपको बाद में वो हायर किया जाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है? हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मतलब यूपीएससी और एसएससी द्वारा योग्यता, ठीक है। योग्य बात, केस स्टडी की बात करें, केस स्टडी की बात करें तो सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन के दौरान वस्तुनिष्ठ रूप से साक्ष्यों की जांच करना। मान के चलिए कोई भी अफवाह फैल गई है सोशल मीडिया पर, ठीक है, और उस अफवाह ने एक समाज में दंगे का रूप पैदा कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा? आपको फिल्टर करना होगा कि सोशल मीडिया पे किसने वो न्यूज़ फैलाई है और किस लेवल पे वो फैलाई है, ठीक है। जरा एक मिनट वेट करें, कॉफी का देखो, कॉफी कॉफी मंगाई यार। हाँ मंग उससे बोला तो दूसरे वाले भाई को। ठीक, हाँ जी सॉरी, थोड़ा पानी पिया है, चलिए, ठीक है। तो मतलब कहने का कि जो भी, जब आप डिसीजन ले रहे हो, मान लीजिए कोई सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई है, उससे दंगा हो गया है, जब आप डिसीजन लोगे, ठीक है, हमारे जो आईपीएस है या जो डीएम है, जब ये डिसीजन लेंगे तो वो मिस इन्फॉर्मेशन को पहले फिल्टर करेंगे, यार ये हुआ कैसे है, ठीक है, वो प्रूफ देखेंगे, तो जड़ तक जाएंगे, तो बोल सकते हो ये केस स्टडीज पर बन सकती है, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज की बात करें, आर्टिकल नंबर 14, कानून के समक्ष सब समान है, ठीक है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई आप किस जाति के हो या आपका पद क्या है, नहीं। यहाँ जो भी बात होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी। यदि एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने कोई क्राइम किया है, उसका उसके अगेंस्ट प्रूफ है, तो उसको भी दंड मिलेगा, ठीक है। यही आपका एक ऑब्जेक्टिविटी में आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठा का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसी भी हैं, मतलब कि उसमें आप अपनी फीलिंग्स नहीं ऐड कर सकते हो।
अरे सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, सर मुझे ऐसा नहीं। भाई लगना एक अलग बात है और होना अलग बात है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये इसी की बात कह रहा है, समझ गए कि भाई जो चीज जैसी है उसको ऐसा देखो। जो रंग हरा है तो वो हरा ही दिखना चाहिए, उसको वो लाल नहीं दिखना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो ये आप कोटेशन ऐड कर सकते हो किसमें, आप अपने वस्तुनिष्ठ वाले पोर्शन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कीवर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा EI, जिसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। ये आपका वर्ड है। इस पे भी कई बार भाई पीवाई के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको भी प्लीज पढ़ के जाइए। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और आपको मेरे मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफी इंजॉय आ रहा होगा और काफी आप लोगों के लिए चीजें ईजी हो गई होंगी। कोई भी आपको ये कीवर्ड्स या आर्टिकल्स ये सब प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ठीक है। यदि करा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे EI होता क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती क्या है? अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित सॉरी करने और सकारात्मक सकारात्मक उपयोग की दक्षता। मतलब कि आप गुस्से में हो, आप मान के चलिए आप गुस्से में हो, ठीक है। और गुस्से में भी होने के बाद आप शांत हो, आपका माइंड वर्क कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आएगी? आप किसी भी मुद्दे पर गुस्से में हो लेकिन आपका माइंड शांत है और आप सामने वाले को भी शांत करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और उसको आपने शांत कर दिया सामने वाले को, तो यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी IQ से ज्यादा EQ का खेल हो जाता है। EQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, ठीक है। बस समझ में आई? मतलब ये है कि आपने ना अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को पहचान लिया है, ठीक है। मेरी फीलिंग्स क्या कह रही है इस टॉपिक पर और सामने वाले की फीलिंग क्या कह रही है उस टॉपिक पर, आपने भावनाओं को समझा। भावनाओं को समझने और पहचानने के बाद आपने उसको क्या करा, मैनेज करा। ठीक है भाई, हमको पता है कि इस मुद्दे पर हमारी लड़ाई हो सकती है, ये मुद्दा बहुत गहरा जा रहा है, ये मैं समझ गया। तो मैं शांत हो गया, मैं अपने शांत के साथ साथ मैंने सामने वाले को भी शांत कर दिया। तो यही क्या कहला रहा है आपका इमोशनल इंटेलिजेंसी, मतलब आपको अपने भावनाओं पर काबू करना आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? और आपने उसका यूज किसके रूप में किया, पॉजिटिव रूप में किया। आपने लड़ाई नहीं की है, आपने जो भी मुद्दा चल रहा है उसको बढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा क्रोध का रूप लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का रूप ही ले लेता, ठीक है। ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बोल रही है, ठीक है। यदि हम बात करें कि PYQ की बात करें, तो PYQ में काफी टाइम्स के रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हो, ठीक। सिनोनिम्स की बात करें, इसको सेल्फ अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, मतलब जागरूकता, खुद के लिए सब सब जागरूकता, मतलब आप अपने को अच्छे से जानते हो कि मुझे कहाँ पे गुस्सा आएगा, कहाँ पे मुझे कंट्रोल करना है, कहाँ पे मुझे शांत रहना है, ठीक है। कोई मुद्दा यदि भटक रहा मतलब भड़क रहा है हमारे साथ, तो उसको कैसे हम शांत होकर दबा सकते हैं, ठीक है। बस चलिए करंट अफेयर्स में बात करते हो, आप बोल सकते हो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन सेंसिटिव रीजन्स। कुछ एरिया होते हैं, मान के चलिए कहीं पर कुछ एरिया है जहां पर दो धर्मों के बीच हम देखते हैं कि न्यूज़ में मिलता है कि भाई दंगे होने की संभावना बढ़ रही है। उस संभावना को एक DM और एक IPS किस तरह शांत करते हैं, उसको कैसे दबा के रखते हैं, ठीक है। वहां पे कैसे अपनी EI का यूज कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वही आपका क्या कहलाता है, आपका एक बोल सकते हैं कि करंट अफेयर का एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा 2014 का टाइम था, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूंगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूं मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वहां पर बोल सकते हो कि वहां पे धार्मिक दंगों की संभावना बढ़ रही थी। वहां पर एक IPS थे और एक IS थे, ठीक है। IPS मैम थी और IS सर थे, ठीक। उन्होंने अपनी EI से इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू वहां पे होने वाले दंगों को रोकने के लिए प्रयास किया था, ठीक है। ये तो मेरे सामने की बात है जब तुम क्लासेस में ही थे, ठीक है। तो बात समझ लो, ये हो गई बात। दूसरी बात ये है, एक सिविल सर्वेंट का हम एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। संकट के समय शांत रहकर उग्र भीड़ के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करना। समझ गए? मान के चलते हैं कि कोई रैली हो रही है और उस रैली में ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाएं, वहां पर रहकर बहुत मतलब शांत माइंड से लोगों को शांत रखना, ठीक है। उनको उग्रवाद ना होने देना, उग्रवादी ना होने देना, यही एक काम होता है किसका, सिविल सर्वेंट का भी। और वही अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का वहां पे प्रयोग करता है, ठीक है। आप इनफैक्ट जो हमारे IPS लोग हैं, आपने देखा ना, कोई भी हो जाए, कहीं भी कोई मतलब आंदोलन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो बड़े प्यार से बात करते हैं विद पोलाइट। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए उनकी एकेडमी में एक चीज चलाई जाती है, तनाव प्रबंधन, मतलब टेंशन मैनेजमेंट नाम की एक प्रयोगशाला या लैब चलाई जाती है, जिनमें उनको वो चीजें सिखाई जाती है। बात समझ में आई? तो इनको काफी हेल्प होती है ये इमोशनल इंटेलिजेंसेस वाले वर्क में। केस स्टडी की बात करें, तो चुनाव में राजनीतिक दबाव और मीडिया आलोचना के बीच बिना आपा खोए शांति से कार्य करना। चुनाव में राजनीतिक दबाव,
जो सिविल सर्वेंट है भाई, इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो उस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी रहेगा, और मीडिया आलोचना। भाई मीडिया तो आपको पता है मीडिया का काम क्या होता है, ठीक है, फोर्थ पिलर है फ्रीडम का मीडिया, ठीक है। तो उसकी जो आलोचनाएं हैं उनके बीच बिना आपक हुए, क्या बिना आपक हुए शांति से कार्य ही करना क्या कहलाता है आपका, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का एक केस स्टडी यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। मान के चलिए कि किसी इलाके में आप लोग रह रहे हो, तूफान आया है, चक्रवात आया है और बहुत तहस नहस हो गई है। उस स्थिति में वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम हैं, आईपीएस हैं, ये किस तरह कार्य कर रहे हैं शांत भाव से कि कैसे राहत बचाव अभियान शुरू किया जाए। तो ये सब किस चीज़ का एक एग्जाम्पल आप काउंट करोगे तो आप कहोगे सर भावनात्मक बुद्धि के बारे में, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51 ए ई सद्भाव और भाईचारा, ये डीपीएसपी में मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। 51 ए किसका है, फंडामेंटल ड्यूटीज का, मूल कर्तव्य का। तो वहां पे बात की गई है किसकी, सद्भावना और भाईचारा बनाए रखना, ठीक है। सद्भाव, सभी के समान भाव बनाए रखे और भाईचारा को बढ़ावा दे, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ कोटेशन, सफलता चरित्र खुशी के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वह निश्चित रूप से भावनात्मक कौशल है, ठीक है। मतलब सफलता और चरित्र और खुशी के लिए वास्तव में जो मायने रखता है, जो हमारी सफलता है वो हमारी चरित्र और खुशी के लिए जितनी मायने रखता है वो निश्चित रूप से हमारी क्या है, भावनात्मक कौशल है। मतलब आपका ईक्यू है, ये इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये आप कोट कर सकते हो अपने मेंस राइटिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं, लीडरशिप। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा क्या, लीडरशिप, ठीक है। मतलब ये होता है लीडरशिप का कि दूसरों को प्रेरित करने, आप सब समझो लीडरशिप, जैसे हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है उसमें जो हमारा मूवमेंट चला जिसमें गांधी जी एक लीडर के रूप में आए थे, ठीक है। लीडर्स, गांधी जी हमारे एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने बताया कि आप ऐसे 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 योग आंदोलन करिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप डांडी मार्च कीजिए, उन्होंने हमको लीड करा है, ठीक है। तो वो लीडरशिप हो गई। तो मतलब कहने का यही है कि दूसरों को प्रेरित करने, उनको मार्गदर्शन करने और एक साझा लक्ष्य की ओर सामूहिक प्रयास को एकजुट करने की क्षमता ही हमारी क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है, ठीक है। चलिए, क्या अब मैं आपको वैसे बोल सकता हूँ कि एक बॉस है, बॉस कहता है, मतलब एक ऑफिस में एक बॉस है, बॉस कहता है कि जाओ, एक लीडर कहता है चलो चलें। बॉस क्या होता है, बॉस कभी लीडर नहीं होता है। बॉस बोलेगा कि जाओ वो काम करके आओ, जो लीडर होगा चलो वो काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, चलो हम, मैं तुम्हें लीड करूंगा, वो काम कैसे किया जाता है, तो वो लीडर है। बॉस सिर्फ हुक्म देता है कि जाइए करके आइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की गई कि बॉस कहता है जाओ, एक लीडर कहता है चलो चले, ये पद से नहीं प्रभाव से आता है, ठीक है। मतलब आपने आर्मी देखी है, आर्मी में कैप्टन हमेशा जब भी कोई मिशन में जाते हैं, लेफ्टिनेंट या कैप्टन जो होते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं, उनको लीड करते हैं, ठीक है। तो वे क्या हो गए, लीडर हो गए हैं, ठीक है। और ये आता है कैसे, ये आता है आपके प्रभाव से, इफेक्ट से, ठीक है, आपकी फीलिंग से, ये पद से पोस्ट से नहीं आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। पीवाईक्यू लिंकेज की बात करें तो 2015 और 18 में पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर में यदि हम कुछ ऐड करना चाहें तो देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस। डिजास्टर मैनेजमेंट जब ऑपरेशन होते हैं, जैसे हमारी एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स होते हैं वे सबसे पहले आगे आते हैं रेस्क्यू करने, लोगों को बचाने के लिए, उनके पीछे उनकी टीम आती है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इंप्लीमेंशन हो गया, उसको इंप्लीमेंशन करना, महत्वाकांक्षी जो जिला कार्य योजना है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सिविल सर्वेंट में बात करें तो जैसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे, आप कहोगे सर सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक बोला जाता है, मतलब दूध क्रांति जिसको बोलते हैं उसके जनक बोला जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने कॉर्पोरेटिव लीडरशिप, मतलब सहकारी नेतृत्व से किसानों को सशक्त बनाया, ठीक है। अमूल, जो अमूल है, अमूल जो कंपनी खड़ी की है वो किसी के लीडरशिप में खड़ी हुई है, वो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन की, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, लैब्सना का फाउंडेशन जो कोर्स है, ठीक है, वो जो लैब्सना फाउंडेशन कोर्स कराती है, जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, आप लोग आईएएस बन जाओगे, तो आप लैब्सना में ट्रेनिंग करोगे, तो आपको फाउंडेशन कोर्स कराती है लीडरशिप इन पब्लिक एकेडमी, ठीक है, कि कैसे आप लीडर बन के जाओगे ना, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, आप आईएएस बन रहे हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट से कहीं ना कहीं आप एक लीडर हो, ठीक है, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको लीडरशिप सिखाना, जब लैब्सना सिखाती है तो वो इस कोर्स को आपको कराती है, ठीक है। बस समझ में आ गई, फाउंडेशन कोर्स में लीडरशिप का जो प्रोग्राम है वो ऐड होता है। केस स्टडी की बात करें, एक क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी, मतलब आप केस स्टडी से बना सकते हो, बाढ़ राहत कार्यों में घबराई हुई टीम को मनोबल बढ़ाकर आगे बढ़कर नेतृत्व कराना ही एक केस स्टडी बन गई आपकी लीडरशिप का काम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में आर्टिकल नंबर 51 ए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, जितने भी एरिया हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स हैं, उनमें अच्छे से अच्छा अपना अच्छाई की ओर बढ़ना, अच्छा काम करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये आर्टिकल नंबर 51 ए आप ऐड कर सकते हैं।
ये आप कर सकते हो, एक कोटेशन है सरदार पटेल जी का, वो आप करो। शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं, विश्वास और शक्ति दोनों ही आवश्यक है। यदि आपके पास क्या है, पावर है, लेकिन कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मतलब आप बोल सकते हो आप एक नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स के एक हेड हो, ठीक है, एनडीआरएफ में आप एक हेड हो, कहीं पे बाढ़ आया है, कुछ आया है, यदि आप आगे नहीं आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी टीम को लीड करूंगा, भले ही आपके पास पावर है, लेकिन आप उस पद पे बैठने के लायक नहीं हो, तो मतलब वो बात ये बोल रहे हैं कि भाई आपके पास पावर तो है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जज्बा नहीं है, ठीक है, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। ये दोनों बहुत जरूरी चीज है, विश्वास और शक्ति दोनों दोनों होना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सरदार पटेल जी का कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कीवर्ड पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट कीवर्ड है आपका करेज ऑफ कन्विक्शन, मतलब दृढ़ विश्वास का साहस। किसका? दृढ़ विश्वास का साहस। ये आपके लिए मतलब एक बोल सकते हैं कि कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आता है। क्या होता है दृढ़? क्या होता है दृढ़ विश्वास? क्या है आपको पता है? और दृढ़ विश्वास के साथ साथ वो साहस, जो करेज, क्या मतलब जो विपरीत परिस्थितियां चल रही होती हैं, आप किसी खतरे में हो, ठीक है, या आपके ऊपर बहुत भारी दबाव है, प्रेशर है, बहुत बहुत लोड है, ठीक है, उसके बावजूद आपके जो मोरल वैल्यूज है, जो आपकी मोरल वैल्यूज है, और ना मोरल वैल्यूज मतलब आपके अंदर जो ईमानदारी है, आपके अंदर जो अनुभूति है, सहानुभूतियां हैं, ठीक है, वो सब हैं, उसके बाद भी आप सही निर्णय ले रहे हो। समझ गए? वो सही निर्णय लेना और उस पर खड़े रहना कि भाई, कहना एक कहावत है ना हमारे गांव में कि घर का हो जा घेर, काम तो ये ऐसे ही करना है। तो मतलब कहने का यही है कि भाई अपने निर्णयों पर अडिग रहने का, ठीक है, कुछ भी हो जाए भाई मैं अपने डिसीजन के साथ खड़ा हूं, मतलब बोलते हैं ना कि लठ गाड़ के, तो वो वाली बात है, ठीक है। यही क्या हो रहा है, आपका दृढ़ विश्वास और साहस की बात कर रहा है, मतलब करेज ऑफ कन्विक्शन की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, फिर भी आप सही के साथ खड़े हो, गलत तो गलत और सही तो सही, ठीक है, भले ही दुनिया कुछ कह रही है, तो वो आपका क्या हो रहा है, वो आपकी हिम्मत है, मतलब साहस है, दृढ़ निश्चय है, ठीक है। आपको लोग बोल रहे हैं आप पे यूपीएससी नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप वो लोग कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू, उधर देना मतलब, ठीक, ठीक है, आप लेकिन वो लोग कर रहे हो। आ जाओ बच्चों, कॉफी ले लो, जस्ट वेट, गिरना जाए यार। हाँ, चलिए, ठीक है। तो मतलब कहने का यही है कि जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन आपको फिर भी पता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, और आप खड़े हो उस चीज के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका करेज कहलाता है, और दृढ़ विश्वास, साहस कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए, पीवाईक्यू लिंकेज से बात करें, 2017 में भी क्वेश्चन आया है इसका, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम धैर्य और दृढ़ता दोनों इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर में आप कहां से क्वेश्चन जोड़ोगे? जस्ट वेट, इसको मैं रख ही देता हूँ यार, ये गिर जाएगा नहीं मेरे से। चलिए, ठीक है, ये हो गया आपका। करंट अफेयर में आप ऐड कर सकते हो करप्शन एक्सपोज करने का। आप एक बात बताइए, आपने देखा होगा बहुत सारे करप्शन एक्सपोज हुए हैं, जैसे 2G घोटाला एक्सपोज हुआ था, ठीक है, उसको उजागर किया गया था 2G घोटाले को, तो जिसने किया था, तो उसमें मीडिया, जो हमारी मीडिया है, उसका भी सहयोग रहा होगा। तो आप देखो उनके अंदर कितना दृढ़ निश्चय होगा कि एक, जहां राजनीति में बहुत सारी पावर है, शक्तियां हैं, उनके बीच जाके वो घोटाले को उजागर किया है, ठीक है, वो क्या है, उनका दृढ़ निश्चय, करेज है, ठीक है। बात समझ रहे हो? आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सिविल सर्वेंट की बात करें तो जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल, काफी इंपॉर्टेंट है, दुर्गा शक्ति नागपाल जो है, उन्होंने माफिया दबाव के बावजूद, माफिया ने उनको बहुत सारा दबाव बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो देखो कितनी पावर है, मतलब पावर अंदर अंदर पावर की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो मिली है, नहीं, जो अंदर है, ठीक है, वो जो करेज है, जो साहस है, यही बात है कि ये होना चाहिए, ठीक है। आप लोग जैसे हमारे लीडर्स हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं, है ना, अलग ही लेवल की स्टोरी है भाई साहब, है ना, रियलिटी जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। आप जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हुए, जो करेज है उनका देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है, उन सबकी वैल्यूज़, उन सबकी रेस्पेक्ट हमको करनी चाहिए, उनकी वैल्यूज़ हमको फॉलो करनी चाहिए। आज का यूथ उनकी वैल्यूज़ को थोड़ा डगमगा रहा है, पोस्टर तो मिल जाएगा, लेकिन वो वैल्यूज़ पे खड़े नहीं उतर रहे, वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे हो गया विश्व ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। केस स्टडी में जैसे एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले में भ्रष्ट वरिष्ठों के खिलाफ खड़े होना, आंदोलन चल रहा है, आप जा रहे हो, भाई पेपर लीक हुआ है, क्यों हुआ है, सरकार से भी, और जो ये वरिष्ठ, सॉरी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, या बोल सकते हैं कि जो पेपर लीक करवा रहा है, उनके खिलाफ खड़े होना, ये भी क्या है, आपका करेज है। बात समझ में? चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू में सत्य में जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, बात सच है, एक ना एक दिन सच जीतता है और सच सामने आता है, ठीक है। तो आप ये ऐड कर सकते हैं, ये कोटेशन सत्य में जयते आप ऐड कर सकते हो।
प्रत्येक कार्य की सफलताओं से पहले उसे सैकड़ों कठिनाई से गुजरना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, भाई देखो सच का जो रास्ता है, ये बोल सकते हो कोई भी हार्ड वर्क होता है, सच का जो भी रास्ता है, जब आप उसको अपनाते हो तो वो आसानी से नहीं होता है, बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। बोलते हैं ना शॉर्टकट तो बहुत टाइम के लिए, मतलब छोटे से टाइम के लिए होता है। यदि आपको आपको सक्सेस मिली है ना शॉर्टकट से, तो वो छोटे टाइम की है। उसमें बहुत सारी कठिनाई है। आप पेपर खरीद के नौकरी ले रहे हो, तो एक मतलब आपके अंदर ना एक हो जाता है, जो आप शीशे के सामने खड़े होंगे ना, आपको नज़रों से नज़र नहीं मिला पाएंगे। यदि सामने वाले को बात पता है ना, मेरे जैसा कोई है कि इसने मतलब नौकरी पैसे से लेके, मतलब नौकरी कर रहा है पैसे देके, तो आप मुंह पे बोल दोगे भाई क्या है, तू तो करप्टेड है यार, तू कहीं का नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए दो रोटी कम खाओ, लेकिन कोई भी काम करो ईमानदारी के साथ करो, कि आप के अंदर ये जुनून रहे। जब आपके अंदर ईमानदारी पे ईमानदारी बढ़ने लगेगी ना, आपके अंदर स्ट्रांगनेस आने लगेगी। ठीक है, आप एक अलग ही लेवल पे खड़े होते हो, समझ गए? तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। तो ये कीवर्ड्स हो गए 10, 5 कीवर्ड्स हमने आज कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट 5 कीवर्ड्स हैं उसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू आप सभी का, आप सब अपना मेहनत करते रहें और लाइक करें और शेयर करें। आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है? और आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे-अच्छे कंटेंट लाएँगे आप लोग। धन्यवाद।